अगले दिन आके दूसरा बंदा दूसरी ईंट रखता है, तीसरा बंदा तीसरे दिन आके। सो ओवर द पैसेज ऑफ ईयर्स इंसान की जो तरक्की है वो इस तरह हुई है कि एक जनरेशन ने एक चीज डेवलप की, अगली जनरेशन आई उसने उसके ऊपर डेवलप किया, एंड डेवलपमेंट अबाउट डेवलपमेंट अबाउट डेवलपमेंट, एंड नाउ यू लुक एट, यानी अब शेर आज भी वही सब कुछ कर रहा है जो आज से हजारों साल पहले कर रहा था, बंदर आज भी वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम लोग आगे आए हैं। और इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब ये जो तसलसल है, ठीक है, ये हमारा ये जो सेंस है कि एक हमने कंट्रीब्यूशन करनी है इन आवर लाइफ, उसके बाद हम तो नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन्स के लिए अगर ये चीज हमारे से पिछली जनरेशन्स में ना होती तो हम आज यहाँ पे बैठ के इतनी फैसिलिटीज के अंदर एंजॉय ना कर रहे होते, हमारे पास भी वही सिचुएशन होती जो कि दूसरे जानवरों के पास। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए सबसे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं ओबीई के मेन पर्सपेक्टिव के ऊपर। ये आपका एक लेट्स सपोज एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम में और भी चीजें हैं, मतलब एजुकेशन सिस्टम एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काफी सारी चीजें आ जाती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ब्रॉडली देखें तो एजुकेशन सिस्टम में कोचिंग है, असेसमेंट है, करिकुलम है और पॉलिसीज है, ठीक है। पॉलिसीज बताती हैं किसको एडमिशन देना है, डिग्री की क्या रिक्वायरमेंट होनी है, किस तरह किसी ने पास होना है, किस तरह किसी ने फेल होना है, कब एग्जाम होना है, एग्जाम की क्या वेटेज होनी है, कितने क्रेडिट आवर किसी को वर्कलोड मिलना है, क्या मतलब पेज होनी है, क्या फीस होनी है, वगैरह वगैरह, वो सारी पॉलिसीज है। करिकुलम में आप डिसाइड करते हैं कि आपने एक बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसके अंदर कौन कौन सा नॉलेज, मिसाल के तौर पे आज जो बच्चा पैदा हुआ है, आज से सैकड़ों साल का एक नॉलेज आपके पास, एक एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, उसमें से कौन सा नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने उस बच्चे को 4 साल के अंदर अंदर देना है, और मजीद नॉलेज डेवलप होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो यू हैव टू पिक एंड चूज कि आपने उस बच्चे को उसमें से क्या ऐसी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। जैसे आज की वर्कशॉप सिर्फ 3 घंटे की है, तो मैंने ये देखना है कि मैंने इन 3 घंटे में आपको ऐसी क्या की इंफॉर्मेशन देनी है कि जिससे आप बस आगे से आगे चलते चले जाएं, ओबीई के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाएं। कोचिंग, जो चीज बच्चे को डिलीवर करनी है वो किस तरीके से डिलीवर करनी है, ठीक है, आपने उसको इंस्पायर कैसे करना है, आपने उसको मोटिवेट कैसे करना है, ठीक है, आपने उसको फैसिलिटेट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले कि ये फैसिलिटेट, मोटिवेट एंड इंस्पायर, ये 3 चीजें हैं जो कि यानी एक टीचर के लिए या कोचिंग में। फिर असेसमेंट, असेसमेंट इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पार्ट ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम। सबसे ज्यादा मिसयूज्ड, अब्यूज्ड और मिसअंडरस्टूड जो पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज असेसमेंट। अगर आज मैं किसी से पूछूं जी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एग्जाम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एग्जाम, ये बात तो क्लियर है कि एग्जाम का पर्पस ये नहीं है कि आप ये देखें कि बच्चे को कितना आता है, ठीक है। अगर ये बात होती तो मैं ये सवाल यहां खड़े होकर पूछता ही ना आपसे, ये क्लियर आंसर है। The purpose of exam is not कि आप ये देखें कि बच्चे को कितना आता है या उसने आपके कोर्स में से कितना लर्न कर लिया, ठीक है। वो तो फिर आप असाइनमेंट देके भी देख सकते हैं कि उसने कितना लर्न कर लिया, तो फिर आप क्विज देके भी देख सकते हैं। तो फिर एग्जाम, क्विज और असाइनमेंट, इनमें अगर आप देखें तो एग्जाम में क्या ऐसी खास बात है जो असाइनमेंट में नहीं है और जो क्विज में नहीं? प्रेशर। यू मेक, जब आप कोई चीज लर्न करते हैं, लेट्स से कोई बंदा बैटिंग लर्न करता है, एक चीज है नेट के अंदर बैठ के बैटिंग करना, नेट प्रैक्टिस के दौरान बैटिंग करना, एक चीज है फ्रेंडली मैच के अंदर बैटिंग करना, और एक चीज है वर्ल्ड कप के फाइनल में बैटिंग करना। स्किल वही है,
आपको आता है लेकिन आप फाइनल में 0 पे आउट हो गए, तो क्या मतलब, क्या इसका ये मतलब है कि आपके पास स्किल नहीं है? ये बात नहीं है। फाइनल मैच इज लाइक एन एग्जाम। हम बच्चे को उस प्रोसेस में से गुजारते हैं जहां पे ही लर्न्स टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। जब जिंदगी आपके ऊपर प्रेशर डालती है तो फिर आप कैसा बिहेव करते हैं? डू यू लूज योर इंटेग्रिटी? क्या आप चीटिंग तो कराते हैं? आपके घर के हालात खराब हैं, आपको कोई और प्रॉब्लम आ गया है, तो आप जो है डू यू डू प्रिपरेशन फॉर दैट और डू यू गो लूज योर इंटेग्रिटी? हम सब एग्जाम्स दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं, ठीक है? तो एग्जाम्स का जो पर्पस है दैट इज टू टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, हाउ टू थिंक अंडर प्रेशर, हाउ टू डिलीवर अंडर प्रेशर। और मल्टीपल एग्जाम्स लेते हैं ताकि बच्चे को अंडर प्रेशर परफॉर्म करना है। जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा वो डरा हुआ होगा, उसके पास नई चीजें उसके सामने होगी, ठीक है? तो हम, और इसी तरह असाइनमेंट्स, क्विजेस, इनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हैं और डिफरेंट डिफरेंट पर्पस एलैबोरेट होते हैं इनके सेटअप से। कि आपने एक असाइनमेंट सेटअप किया है, उसके लिए बच्चे को टाइम दिया है, उसके लिए बच्चे को रिसोर्सेज दिए हैं, उसके लिए बच्चे को टीम वर्क अलाउ किया है या कुछ और अलाउ किया है, ठीक है? एंड देन उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं दे आर सपोज टू बी अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, according to the way you want the student to develop his or her thinking, ठीक है? तो वही न्यूट्रिशनिस्ट वाली बात है कि अगर आप अपनी सिर्फ असेसमेंट्स जो है, ओबीई का मेजर पार्ट जो है वो असेसमेंट से रिलेटेड है, सीएलओ, पीएलओ, आपके जो रूब्रिक्स हैं, हर चीज आपकी ज्यादातर असेसमेंट से रिलेटेड है। आपकी कोचिंग का कोई सीएलओ पीएलओ नहीं है, आपके करिकुलम का सीएलओ पीएलओ कोई नहीं है, ठीक है? हाँ, पीईओस हैं, पीएलओस जरा रिलेट करेंगे इन चीजों से, ठीक है? क्योंकि कुछ चीजें हैं, देखिए ओबीई का अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम एक सिस्टम है, तो ये मैं थोड़ी सी डिस्कशन थोड़ी फास्ट करूंगा क्योंकि सिस्टम का मतलब ये होता है, क्योंकि मैं खुद एक सिस्टम इंजीनियर हूं, तो सिस्टम का मतलब होता है एनीथिंग दैट हैज एन इनपुट एंड एन आउटपुट। सो एजुकेशन सिस्टम में एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल आपके पास आता है और जो ग्रेजुएट है दैट इज द आउटपुट। तो इनमें दोनों में जो डिफरेंस है, दिस ग्रेजुएट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स एम्बेडेड, some traits embedded into her or his character। आपने उसके कैरेक्टर में कुछ एम्बेड किया है, उसका 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 कैरेक्टर चेंज किया आपने किसी तरह से। अच्छा जी, इसी तरह डिजाइनिंग ऑफ ए सिस्टम टू अचीव डिजायरेबल आउटपुट, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप डिजायरेबल आउटपुट के बारे में सोचते हैं, जो कि आपके केस में प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? वो आपकी कुछ डिजायरेबल आउटकम है, उसके अराउंड आप सिस्टम डिजाइन करते हैं। की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, आइडेंटिफाई वेज ऑफ मीटिंग की रिक्वायरमेंट्स, बेस्ट पॉसिबल वेज टू इनिशिएट द सिस्टम। अच्छा, अब जब आप सिस्टम को एक दफा इनिशिएट कर लेते हैं तो फिर उसकी एफिशिएंसी और इम्पैक्ट आपने चेक करना है कि मैंने जो रिक्वायरमेंट्स सेट की थी, मैंने जो डिजायरेबल आउटपुट्स मैंने जो डिफाइन की थी वो मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिर रिफाइन द सिस्टम एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है कि ये तो हो गए सिस्टम को डिफाइन करने के स्टेप्स। इसमें आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल है? मैं ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स मेरे पास काफी सारी हैं, कुछ स्लाइड्स मैं बहुत क्विकली लेके जाऊंगा, कुछ स्लाइड्स मैं उस पर थोड़ा एम्फेसिस करूंगा, और लेकिन इन दी एंड में आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि ओबीई जो है वो इन तमाम स्टेप्स में
किस तरह से इन्वॉल्व है। विजन जो है वो एक लॉन्ग टर्म पर्पस होता है कि 15 से 20 साल में आपने क्या अचीव करना है। मिसाल के तौर पे कॉमसेट्स का ये विजन हो सकता है कि 15 से 20 साल में हमने एक ऐसे कम से कम 3 या 4 ऐसे या कुछ ऐसे साइंटिस्ट प्रोड्यूस करने हैं कि जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर कोई अवार्ड विनिंग हो, वर्ल्ड लेवल के ऊपर यानी इंटरनेशनली कॉमसेट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए कि लोग माने कि यार कॉमसेट्स वाकई यूनिवर्सिटी है, मतलब एक इदारा है जो क्वालिटी रिसर्च प्रोड्यूस कर रहा है, या क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू कुछ ऐसे लोग प्रोड्यूस किए जाएं जो कि जिससे पता चले कि ये जो इदारा है इसने कोई कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के अंदर। मिशन क्या है कि ब्रॉडर लाइन ऑफ एक्शन टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ मिशन, रियलाइजेशन ऑफ विजन। आपने विजन को रियलाइज करना है तो उसके अगेंस्ट आप एक अपना मिशन बनाएंगे कि ये विजन अचीव करने के लिए मैंने अपना मिशन बना लिया है कि मतलब मैंने अगर वर्ल्ड क्लास रिसर्चर प्रोड्यूस करने हैं तो मेरा मिशन ये है कि यहाँ पे रिसर्चर की ग्रूमिंग ग्रोथ के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट कर देना है, ठीक है, या उसको जो कोचिंग चाहिए या ग्रूमिंग चाहिए वो मैंने प्रोवाइड कर देना है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो क्वालिटीज होती हैं, वो प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आप अपने स्टूडेंट में एम्बेड करना चाहते हैं, जो कि वो नजर आए 2 से 3 साल बाद जब वो ग्रेजुएट कर जाए। ग्रेजुएट करने के बाद जब वो प्रैक्टिसिंग इंजीनियर है तो उसके एम्प्लॉयर कहे कि यार इस बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज मौजूद हैं। ये वो क्वालिटीज हैं जो आप यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले आपने डिसाइड, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपने डिसाइड की होती हैं कि मैं प्रोग्राम शुरू क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो क्वालिटीज हैं। फिर प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स वो क्वालिटीज हैं जो यानी बाय द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, जैसे ही बच्चा ग्रेजुएट हुआ है उसके अंदर वो 10-12 क्वालिटीज आपने इम्बेड तब तक कर ली हुई है। उन 12 क्वालिटीज की बेस पे वो बच्चा ग्रो करके इन 3-4 क्वालिटीज को अचीव करेगा। यानी ये जो 12 क्वालिटीज हैं ये ऐसी 12 क्वालिटीज होंगी जो कि ऊपर वाली इन क्वालिटीज को सपोर्ट देंगी, उसको डेवलप करेंगी इन द, यानी आपको पता होगा कि अगर बच्चा इनिशियली इन क्वालिटीज का यानी उसमें है अगर वो ये क्वालिटीज, तो इन द लॉन्ग रन वो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा हो जाएगा। करिकुलम कोर्स लर्निंग आउटकम्स, ये आपके हर कोर्स के अंदर इंडिविजुअल जो है वो रेलेवेंट है। एवेल्युएशन रूब्रिक्स, लर्निंग टेक्सोनॉमी, ये भी एक ऐसा की पॉइंट है कि जिसके अंदर जो है ना, आप में से कितने लोग हैं जो फैकल्टी या डिपार्टमेंट की ओबीई टीम के मेंबर है, जो एसएआर लिखती है, जो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करती है, बहुत कम लोग हैं। चलिए ये अच्छा हो गया, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं दे आर मोर, यानी मेरा एम्फेसिस आप लोगों के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को जो कि डिपार्टमेंट टीम्स पे है मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और आप लोगों के साथ मैं इज़हार हमदर्दी भी करता हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट की जो ओबीई टीम होती है, I don't think a normal faculty member can realize कि how much pain they go through and how much documentation they go through, and this is all they are doing without any additional payment, without any additional increments, without any additional promotion। ये वाली बात भी ठीक है ना। ये वो लोग हैं, इनको कहते हैं कैन डू पीपल। कैन डू पीपल ये वो लोग होते हैं। कैन डू पीपल वो होते हैं, और ये मैं आपको बता दूं जो साउथ एशिया या हमारा रीजन है इसमें कैन डू पीपल सिर्फ 100 में से 10-12 होते हैं, और वही 10-12 होते हैं जो हर जगह वापडा में चले जाएं, रेलवे में चले जाएं, किसी इदारे में चले जाएं, वो 10% लोग जो है ना उस इदारे को लेके चल रहे होते हैं आगे। बाकी उसमें से कुछ लोग होते हैं वो होते हैं कांट डू पीपल। लेकिन उससे भी मजेदार, सबसे मजेदार लोग होते हैं वो होते हैं वॉन्ट डू पीपल। ये नहीं करेंगे हम, कर लो जो करना है, ठीक है। तो ये there's been a huge survey in 2017 or 18 I think,
वो उसमें उन्होंने देखा कि जो तरक्की याफ्ता भी मुल्क है ना, अमेरिका भी या कनाडा है, वहां पे कैन डू पीपल होते हैं 24%, हमारे पास होते हैं 12-13%। तो अगर हम सिर्फ इसको डबल ही कर लें तो हम अमेरिका से आगे चले जाएंगे, 26% हो जाएंगे। यानी आप में से, देख आपकी तो बात नहीं करता क्योंकि आप कॉमसैट्स के एक इदारे में से एक सैंपल है, अपने डिपार्टमेंट में से एक सैंपल है, मे बी ऑल ऑफ यू आर कैन डू पीपल, ठीक है, और इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट ऑल ऑफ यू आर कैन डू पीपल। सो कैन डू पीपल वो होते हैं जो जब उनको कोई टास्क मिलता है, कोई चैलेंज मिलता है, कोई जिंदगी में उनको कोई प्रॉब्लम नजर आता है, तो उनकी पहली इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट ये होती है कि आई कैन डू दिस, and then they go from I can to I will, and to I from I will to I have। और जिन लोगों की बेसिक इंस्टिंक्ट होती है कि आई कांट डू दिस, वो कांट के आगे फिर ना विल आता है ना हैव आता है, कुछ नहीं आ सकता जब तक कांट के आगे कैन ना आए। वो कांट पहले कैन में कन्वर्ट होता है, और वोंट वाले उनकी तो मतलब क्या ही बात है, वो कहते हैं कि अच्छा आप गाड़ी को इधर धकेल रहे हैं, हम उसको उधर धकेलेंगे। तो ये लोग भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनके बारे में हम बाद में बात करें। अच्छा जी, फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयर्स, एलुमनाई, स्टूडेंट्स, फैकल्टी। तो ये वो की इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि खास तौर पे ये एम्प्लॉयर्स, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लेकिन ये बहुत बड़ा एक साइंस है, यूनिवर्सिटी के लिए खास तौर पे। एजुकेशन सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी में एम्प्लॉयर का इतना खास रोल नहीं है, लेकिन टर्सरी एजुकेशन में ये बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, ये भी और ये भी। ये वो लोग हैं जो आपके इदारे को मतलब 10 से 90 पे ले जा सकते हैं, 0 से 10 तक यहां से आप आ सकते हैं। 0 से 10 का मतलब है कि लेट्स से 5-6 इज एक्सेप्टेबल और 10 is like a good institute. You can become good institute, but you can never become great institute without these two. गुड से ग्रेट नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते जब तक आपके पास ये दो नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया की जो इस वक्त टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, वो ज्यादातर वो हैं जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है। कोई आपको ऐसी यूनिवर्सिटी नजर नहीं आएगी जो वर्ल्ड की टॉप है लेकिन डेवलप हुई है 2005 में। वर्ल्ड की टॉप है लेकिन डेवलप हुई है 1980 या 90 में, ठीक है। वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज आपको नजर आएंगी वो ज्यादातर आपको 1820 1920, ठीक है, लेट्स से 1870 या इस तरह की यूनिवर्सिटीज होंगी, और उनके पास ये है, सबसे ज्यादा है उनके पास, ऐसे ऐसे एलुमनाई ऐसे ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं, तो उनकी वो एक यूनिवर्सिटी की एक पावर बनती है। तो आज का जो आपका स्टूडेंट है वो कल फ्यूचर में आपकी यूनिवर्सिटी की ग्रेटनेस का रीजन है, या उसको ग्रेटनेस ना अचीव होने का भी वो एक रीजन बन सकता है। ये आपके हाथ में है, आज आप क्या। अच्छा जी, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सो ये हमारे आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद होता ये है कि हम क्या करते हैं कि क्योंकि ओबीई सिस्टम पाकिस्तान में आया 2014 से कह लें या 12-13 से कह लें, कुछ इनिशियल यूनिवर्सिटीज ने उसको अडॉप्ट किया, फिर आफ्टर 2017 पाकिस्तान बिकेम द फुल सिग्नेटरी ऑफ वाशिंगटन अकॉर्ड या इस तरह से। तो हम क्या करते हैं कि विजन, मिशन और पीईओ जो है उसको मिक्सअप करके एक पीएलओ वो हमने भी नहीं बनाए, वो बने हुए वाशिंगटन अकॉर्ड के हैं, वो हमारे पास आ गए। लेकिन फायदा ये है कि ये जो चीजें हैं ना हमारे पास, कुछ चीजें उनके अंदर काफी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंसान की जो तरक्की है वो तसलसल की, उसकी एक बड़ी वजह तसलसल है। अगर चूंटियां, शेर, बंदर, कोई भी जो जानदार है इंसान की तरह सिर्फ तसलसल को कायम रख पाते तो उनमें से कुछ शायद हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होते आज।
वो जापान में चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं और उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है, उनके जो रिफ्लेक्सेस हैं, वो इंसानों से कई फास्ट हैं और कई जगहों पे तो मैथ प्रॉब्लम्स जो है वो इंसानों की निस्बत बहुत तेजी से उनको मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सोचने वाली है कि इसी तरह ताकत में शेर कितना ताकतवर है, वो एक पंजा मारता है तो बड़े से बड़े जानवर को वो मतलब वो ब्रेक ओपन कर देता है उसकी स्किन, ठीक है। तो ये इस तरह की कई सारी चीजें, लेकिन इन जानदारों में और इंसानों में मेजर जो डिफरेंस है वो तसलसल का है कि वी बिल्ड अपॉन बिल्ड अपॉन बिल्ड अपॉन बिल्ड, अदरवाइज देयर इज नथिंग। अच्छा, तो ये बहरहाल ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स जो है वो विजन, मिशन और प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स से ही एक्सट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग की हुई है ज्यादातर लोगों ने कि ये हमें मिले हुए हैं तो इनसे हमने ये बना दिया। तो एनीवेज अगर हम खुद से भी बनाएं तो भी we'll probably converge to the ones which are already given to us, or maybe with a little bit slight variations. अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हमने स्टेप 1 जो था वो तो हो गया डिफाइन द डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स। अच्छा, ये वो स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा था, किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के 4 5 6 स्टेप्स होते हैं जी। इसलिए एक चीज क्लियर कर लें, ELOs हम पीसी से उठा लेते हैं, हाँ, PEOs प्रोग्राम के एजुकेशनल आउटकम्स टेक्निकली डिपार्टमेंट जो है वो बना लेता है, लेकिन मिशन और विजन में अब वो आ जाती है। एक जो PEC कहती है फैकल्टीज, मिशन एंड विजन और यूनिवर्सिटीज। हाँ, हम ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, मिशन और विजन नहीं देखिए, जो प्रोग्राम ये जो मैनुअल है ना, मैनुअल ऑफ एक्रेडिटेशन, अगर आप उसको देखें तो विजन और मिशन यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी, अच्छा उसमें भी कंफ्यूजन है क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने एक जगह पे फैकल्टी का नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा, फैकल्टी मींस टेक्निकली डीन और डिपार्टमेंट और व्हाटसएवर। इसमें नहीं, इसमें आपने ये करना है, सो यूनिवर्सिटी का टेक्निकली मोस्टली वो अंडरस्टैंड हम यही करते हैं कि यूनिवर्सिटी का मिशन और विजन होगा। चले हम ये मैंने बाद में ओपन करना था लेकिन मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ। तो बल्कि हमें तो डिसिप्लिन वाइज नहीं देना पड़ता पीसी को, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ये है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैं अभी ये क्लियर कर देता हूँ यार। ये पीडीएफ इसमें नहीं है व्यूअर, यहाँ पे ये, अच्छा ये पावर पॉइंट व्यूअर। चले हम इंटरनेट यूज कर लेते हैं, इसमें क्या पीसी प्रोग्राम इवैल्यूएशन रूब्रिक्स। अच्छा, ये अजीब प्रोग्राम इवैल्यूएशन रूब्रिक्स। अभी आप इसमें देखें, वेल डिफाइंड एंड पब्लिश्ड इंस्टीट्यूट विजन एंड मिशन। जब एक, अच्छा ये मैंने बाद में डिस्कस करना था अपनी आज की ट्रेनिंग में, लेकिन आप इसको थोड़ा सा साथ साथ ही डिस्कस करते जाते हैं। ये ना कुछ मिसकॉन्सेप्शंस अनफॉर्चुनेटली कई जगहों पे जो पीवीज के बारे में भी आज की ट्रेनिंग में मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल प्रोग्राम इवैल्यूएटर्स को क्या ट्रेनिंग देती है और उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है, और वर्सेस आपके पास जो पीवीज आते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं और हाउ डू यू टैकल विद दैट। ठीक है, वेल डिफाइंड पब्लिश्ड इंस्टीट्यूट विजन एंड मिशन। अब ये वो शीट है जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की शीट है फॉर पीईवी, फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएटर। उसको गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि भाई आपने सबसे पहले जो जाके इदारे में चीज चेक करनी है वो देखना है कि इंस्टीट्यूट का विजन और मिशन है या नहीं है। उसमें ये देखना है कि अगर डिफाइंड नहीं है तो ये क्या है, इसको मैं स्क्रॉल करता हूं। अगर विजन और मिशन डिफाइंड नहीं है तो ये डेफिशिएंसी है D1 लेवल की, हाईएस्ट लेवल की डेफिशिएंसी है कि अगर इंस्टीट्यूट का विजन और मिशन नहीं है तो इस पे तो आप यानी 1 या 2 D1 इज इनफ टू स्ट्राइक ऑफ योर एक्रेडिटेशन पॉसिबिलिटी। डिफाइंड बट नॉट, अच्छा अब विजन और मिशन डिफाइंड है लेकिन पब्लिश्ड नहीं है, या
अप्रूव्ड नहीं है बाय एकेडमिक काउंसिल या यूनिवर्सिटी की जो गवर्निंग बॉडीज हैं, हायर मैनेजमेंट है, उन्होंने अप्रूव ही नहीं किया हुआ, और वैसे ही किसी ने आपको विजन मिशन दिखा दिया कि ये इंस्टीट्यूट का विजन मिशन है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड, तो फिर ये वीकनेस है कि वो इदारा जो है वो अपनी प्रोसेसेस में स्ट्रीमलाइंड नहीं है, वो इदारा अपनी प्रोसेसेस को फॉर्मलाइज नहीं कर रहा। नॉट पब्लिश्ड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट, विजन मिशन मौजूद है, एकेडमिक काउंसिल ने उसे अप्रूव भी किया हुआ है, लेकिन उसको पब्लिकली इंस्टीट्यूट ने पब्लिक को बताया ही नहीं है कि हमारा विजन और मिशन क्या है, अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला, अपने प्रोस्पेक्टस में नहीं डाला, या कहीं पे अपने इंस्टीट्यूट में डिस्प्ले नहीं किया हुआ, तो ये कंसर्न है, ये कंसर्न है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो D फॉर डेफिशिएंसी, W फॉर वीकनेस, C फॉर कंसर्न, और इसके आगे जो नंबर है, 1 मींस हाईएस्ट, 3 मींस थर्ड टियर, यानी W1 इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वीकनेस, W2 इज अ लिटिल बिट मीडियम वीकनेस, W3 इज वीक वीकनेस, ठीक है। तो इन चीजों को, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जब विजन मिशन पे आ जाते हैं, तो फिर आपने ये देखना है कि पॉइंट 1 के ऊपर W2 भी दे सकते हैं। हाँ, ये जो गाइडलाइन है वो तो W3 की है कि अगर आपके पास ये, लेकिन बाज़ों का सिचुएशन ऐसी होती है कि एग्जैक्टली ना ये सिचुएशन है ना एग्जैक्टली ये सिचुएशन है, तो फिर जो एक्सपीरियंस्ड पीवीज होते हैं वो फिर इसको चेंज कर देते हैं, वो जिनको पता है कि W2 W3 का क्या फर्क, वो कर सकते हैं, और वो इस चीज को अंडरस्टैंड करती है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी कि ये डॉक्यूमेंट ऑफ कोर्स ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इट्स अ गाइडलाइन। अच्छा, इसके बाद आगे भी सारे ये कोई 63 रूब्रिक्स हैं, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ अगर जरूरत पड़ी तो साथ साथ भी कर लेंगे। लेकिन अभी आप ये देखें कि ये मैंने कहां से अभी निकाले हैं, वेबसाइट से, पब्लिकली, ये पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपको खुद पता है कि आपके इदारे में जो बंदा आ रहा है उसको पीसी ने क्या गाइडलाइन दी है, वो पीसी ने वो गाइडलाइन आपके लिए ओपन रखी हुई है। मैंने अभी क्या किया है, गूगल पे सर्च किया है प्रोग्राम एवेल्युएशन रूब्रिक्स पीईसी, तो पहला डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास आ गया वो ये आ गया, तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज है जो मैंने आज आपको बतानी थी, वो ये लिंक है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल डाउनलोड्स, अगर आप इसको जाएं पीसी डाउनलोड्स, अगर आप इधर जाएं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल डाउनलोड्स, तो यहां पे आपको मिलेंगे ट्रेनिंग मटेरियल ऑन ओबीए एंड ओबीई, इसमें एक्रेडिटेशन आउटकम बेस्ड अप्रोच एक्रेडिटेशन, ये 200-100 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है सारी, और दे हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, मेनी ऑफ देम, ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की प्रिपेयर की पीपीटी, पीडीएफ भी नहीं, पीपीटीज आपके लिए अवेलेबल है, फ्री एक्सेस, कि कोई सीखने वाला तो बने। ये जब आप फर्ज करें, आज मैं आया हूं ट्रेनिंग देने जी, सॉरी, उसी पॉइंट पे मैं वो बात नहीं करना चाहता था। जी जी सर, इसमें जो एप्लीकेशन मैनुअल है, हाँ आई एग्री कि जो आपके पास क्राइटेरिया है आपने वही वो ठीक है, यूटिलाइज करना है, लेकिन पीईसी जो है ना हाँ, कंफ्यूजन को क्रिएट करती है। जो इनका एप्लीकेशन मैनुअल है 2017 वाला, उसका 4.1.1, हाँ, वो ये कहता है, उसका सबसे पहला पॉइंट 4.1.1.1 स्टेट द विजन एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन हाँ, एंड और फैकल्टी, एंड और फैकल्टी, वो एंड और मेरा ख्याल है, अच्छा कंफ्यूजन जो मैं बात कर रहा था, हाँ वो बात आपकी ठीक है कि बाज़ों का मैनुअल में भी ना कुछ इस तरह की गड़बड़ हो जाती है। ये लेटेस्ट एडिशन है मैनुअल का, इसी पे 4.1.1 में चलेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो 4.1.1 ये प्रोग्राम, अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स है, ये प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसमें सबसे पहला 4.1.1. हाँ ये, अच्छा इसमें जब आपने बेसिकली डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है तो आप बेसिकली एवेल्युएटर की शीट को सामने नहीं रखते, सबसे पहले आप मैनुअल को सामने रखते हैं। ये जो है ना, इसको अगर आप गौर से देखें, स्टेट द विजन एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन
ये तो मस्ट है। एंड या और का मतलब है या हो सकता है आप स्लैश है फैकल्टी। अगर फैकल्टी का विजन मिशन है तो उसमें पीसी को एतराज कोई नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो ये चीज मस्ट है, स्टेट द विजन एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यहां तक मस्ट है। लेकिन यहां पे आपके पास एंड भी है और भी है। मतलब और का मतलब है कि अगर इंस्टीट्यूशन का विजन मिशन आपका मिसाल के तौर पे मिसिंग है, नहीं है, तो कम से कम कोई फैकल्टी का विजन मिशन आप दिखा दें। लेकिन अगर आप फैकल्टी का दिखाएंगे, इंस्टीट्यूशन का नहीं दिखाएंगे, तो पीवी मिनिमम भी उसको वीकनेस देके जाएगा। और अगर कोई हार्ड पीवी है तो वो अगर इंस्टीट्यूशन का विजन मिशन नहीं होगा तो वो आपको डेफिशिएंसी देके जाएगा जी। वो आपकी बात से मैं वो जैसे अगर फैकल्टी का मिसिंग है, अगर फैकल्टी का विजन मिशन मिसिंग है, कोई भी पीवी आपको कंसर्न भी नहीं देके जाएगा। अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट हो सकता है वो कह दे कि जी फैकल्टी का भी डेवलप कर लें, लेकिन ये बात कंफर्म है। और अगर आपको कोई, क्योंकि मैं खुद इवैल्यूएटर हूं, मुझे कुछ जो ट्रेनिंग्स पीसी, हाँ, लेकिन ये आपकी बात मैं मानता हूं कि यहाँ से कंफ्यूजन एक डेवलप होती है एंड और फैकल्टी। इसको एक्सप्लेन किया जाता कि इंस्टीट्यूशन का मस्ट है और फैकल्टी का ऑप्शनल है। उसमें जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपसे जो मैंने कहा था मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। बीइंग अ पीई आपके पास एक रूब्रिक है असेसमेंट का, यस, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट इट, ठीक है। हाँ। और उसमें आपका फैकल्टी का नाम लिखा ही नहीं हुआ, नहीं तो था। फैकल्टी का एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, एग्जिस्ट डजंट मैटर Doesn't matter। एज अ पीई। हाँ, नहीं, लेकिन नहीं matter। मैनुअल में जब आते हैं, अगर मैं ये कहता हूँ एंड और के ऊपर मैं आ जाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मैं ये कहता हूँ मैं यूनिवर्सिटी का नहीं भी दिखाता, मैं सिर्फ फैकल्टी का दिखा देता हूँ एंड देन, और उसके रिपरकशंस क्या है कि मैं अपना पीईओज जो है वो फैकल्टी के मिशन और विजन के साथ भी अलाइन कर सकता हूँ। लेकिन टेक्निकली मैंने उसमें पीईसी को फॉलो किया है, हाँ, लेकिन पीईसी मुझे नहीं नहीं, आपने फॉलो नहीं किया, क्योंकि आप ये देखें, ये इंस्टीट्यूशन का मस्ट है। नहीं मस्ट है, लेकिन अगर मैं मैपिंग की बात कर रहा हूँ कि ईओ की मैपिंग मैं यूनिवर्सिटी के साथ नहीं करता, मैं फैकल्टी के साथ कर देता हूँ, वो ठीक है। नहीं ठीक नहीं है उसमें, क्योंकि ये ईवी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि हाँ, ये मैं इस बात पे आने वाला था कि देखें, आपके पास जो 100% पीवीज है ना, दे आर नॉट वेल वर्स्ड देमसेल्व्स। जो सारे के सारे पीवीज हैं, मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स गोइंग ऑन फॉर पीवीज एज वेल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी इस चीज को अंडरस्टैंड करती है कि जो सारे के सारे एवेल्युएटर्स हैं, समटाइम्स दे हैव देयर ओन ओपिनियन व्हिच इज बियॉन्ड मैनुअल एंड बियॉन्ड द रूब्रिक्स। तो वो उनकी अपनी ओपिनियन, हमारा काम क्या है, चलो मैं आपको बाद में डिस्कस करना था, पहले ही डिस्कस कर देता हूँ। फर्ज करें मैंने फैकल्टी से मैप कर दिया है, फैकल्टी का भी विजन मिशन मौजूद है और इंस्टीट्यूशन का भी मौजूद है, और मैंने क्या किया है, फैकल्टी के विजन मिशन से मैप कर दिया है। और वो जो पीवी आया था उसने कहा जी कि आपने फैकल्टी से, पीवी का एतराज क्या होगा फिर, यूनिवर्सिटी के साथ नहीं किया, ठीक है, यूनिवर्सिटी के साथ नहीं किया, वो ये एतराज लगा के चला गया, आपकी डेफिशिएंसी, कंसर्न, वीकनेस कुछ लगा के चला गया। अब आपके पास होता है रीजॉइंटर। रीजॉइंटर में आपका, यानी अगर आप ओबी में वेल वर्स्ड हैं या ओबी की फिलॉसफी को समझते हैं, इसीलिए मैंने पहली प्रेजेंटेशन फिलॉसफी पे ही रखी है। अगर आप ओबी की फिलॉसफी को समझते हैं तो आपका उसमें रिप्लाई क्या होगा, उसमें आपका रिप्लाई होगा कि फैकल्टी विजन एंड मिशन इज इन लाइन विद द यूनिवर्सिटी विजन एंड मिशन and PEOs are mapped with university faculty vision and mission, and since the faculty vision and mission is in line with the institution, hence PEOs are in line with the institution's vision and mission. Exactly same situation थी, इसके बावजूद ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन लग जाए, ऑब्जेक्शन में कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप रिजॉइंडर भेजते हैं, उस रिजॉइंडर को जब पीईसी की कमेटी पढ़ती है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड ओबी वेरी वेल, पीईसी के जो अंदर रजिस्ट्रार बैठे हैं या एक्रेडिटेशन डिपार्टमेंट के हेड बैठे हैं, उनके यानी उनके ओबी नॉलेज या उनके ओबी फिलॉसफी की अंडरस्टैंडिंग में मुझे जरा भी शक नहीं। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, दे इज वेरी थॉरो एंड दिस इज देयर 24/7 वर्क। हम तो टीचिंग सब कुछ करते हैं ना, पीवी भी ज्यादा देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि फंड किसका एक्सेप्ट किया गया, पीवी का उसका एक्सेप्ट किया गया है या हमारा फंड एक्सेप्ट किया। वो आपकी एक्रेडिटेशन डिसीजन से पता चल जाता है
कि अगर आपको क्रेडिटेशन मिल गई है इसका मतलब आपका पॉइंट्स होते हैं जो आगे विजिट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट किया गया या पीवी का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट किया गया। वो ऐसे रिटर्न में तो पीईसी कभी भी किसी को भी लिख के नहीं देगी, ना आपको लिख के देगी कि जी पीवी गलत था आप ठीक है, ना उसको लिख के देगी कि आप ठीक है वो गलत है, किसी को लिख के नहीं। तो ये आपकी बात ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा कि किसका एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर पता चलेगा अगर एक्रेडिटेशन हो गई है इसका मतलब है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इज सेटिस्फाइड विद यू। और इसमें आप लोग देखें इस चीज के ऊपर साथ अगली लाइन ये भी लिखी हाँ। होती ना कि जो कमेंट्स हम पीवी ने लिख के दिए आप उसको इंप्लीमेंट करें। हाँ वो देखें ये तो एक प्रोफेशनल कर्टेसी है, जब पीवी आए और आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लगा के जाता है जो मैनुअल के अगेंस्ट भी है तो आपने उसको डायरेक्ट रिफ्यूट ऐसे नहीं करना कि द पीवी डिड नॉट नो अबाउट द मैनुअल। आपने उसको पोलाइटली ये कहना है कि मैनुअल सेक्शन नंबर दिस पेज नंबर दिस इट हैज बीन रिटन लाइक दिस and we discussed this among our board of studies or among our stakeholders and we implemented this policy based on this thinking। तो इवन अच्छा पीवीज तो जैसे मर्जी हो लेकिन जो कन्वीनर होता है ना हर विजिट का फॉर श्योर कन्वीनर जो होता है दे आर वेरी वेल वर्स्ड इन ओबी एंड इन फिलोसफी एज वेल। जितना मैंने देखा, मैं इस वक्त 7-8 विजिट कर चुका हूँ एज ए प्रोग्राम इवैल्यूएटर मैं, और हमारी अपने एक्रेडिटेशन के विजिट्स भी आए हैं। मैंने आज तक एक भी कन्वीनर ऐसा नहीं देखा जो ओबी में वेल वर्स्ड ना हो, जिसको ओबी की फिलोसफी का पता ना हो। इवैल्यूएटर्स हाँ कुछ होते हैं जो उनको ये नहीं है कि उनको पता नहीं होता, उनकी अपनी राय होती है जो उनकी नजर में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक तजर्बे से क्रिएट हुई होती है तो वो अपने तजर्बे को अपनी राय को एक इंपॉर्टेंस देते हैं। ये एक चीज है, वरना अदरवाइज आपके इवैल्यूएटर भी और आपके जो पीसी की टीम है और जो कन्वीनर है दे आर वेरी वेल वर्स्ड, दे नो दीज थिंग्स एंड दे रीड वेरी वेरी केयरफुली। मेरे और आपसे बहुत ज्यादा केयरफुली वो हर सेंटेंस को रीड करते हैं और उसके मतलब को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसलिए जब आप रिजॉइंडर लिखते हैं या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग काउंसिल से करते हैं, तो यू शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड्स। जो भी वर्ड्स आप चूज करें, जो भी सेंटेंस आप बिल्ड करें, they will be very focused on that. They will not just focus on your bigger point of view. If your sentence structure, your choice of word is unprofessional, they will get a bad feeling out of your response, and that's not good. अच्छा, ये तो है आपके पास पूरा ट्रेनिंग मटेरियल है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट वेब लिंक्स हैं। ये सारी चीजें वो हैं जो आप खुद से साल में 4 दफा 5 दफा 10 दफा आप में से ही कोई लेट्स से ये वाली प्रेजेंटेशन जी फलां डॉक्टर साहब तैयार करेंगे और मार्च 27 को ये प्रेजेंट करेंगे, ये वाली प्रेजेंटेशन फलां डॉक्टर साहब तैयार करेंगे या फलां इंजीनियर तैयार करेंगे और वो अप्रैल 30 को ये प्रेजेंट करेंगे। इसी तरह आप अगर ये साइकिल पूरा कर लें तो मतलब इसमें से कई रेपिटेशन भी है, कई जो ट्रेनिंग है वो रिपीटेड भी है, तो ये आपको देखना पड़ेगा खुद से। तो ये सारा कुछ आप लोगों के पास अवेलेबल है। जितनी स्लाइड्स ये वाली प्रेजेंटेशन के अलावा, ये प्रेजेंटेशन मेरी अपनी है, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के अलावा जितनी स्लाइड्स और मैं लेके आया हूँ आपको थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, इवन जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटीज की जो डेफिनेशन मैं आपको दिखाऊंगा, वो स्लाइड मैंने खुद नहीं बनाई नहीं, वो ये पढ़ी हुई है। और अगर बेस्ट बनी हुई फ्रॉम द एक्सपर्ट बनी हुई स्लाइड आपके पास मौजूद है, व्हाई वुड यू मेक एनीथिंग डिफरेंट। अच्छा, इसके बाद जी वाशिंगटन अकॉर्ड और सिडनी अकॉर्ड में फर्क होता है। जैसे जी सिडनी अकॉर्ड एनपीसी से हमारा, हाँ सिडनी अकॉर्ड टेक्नोलॉजी के लिए है और वाशिंगटन अकॉर्ड इंजीनियर्स के लिए है। सिर्फ ये फर्क है, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सिमिलर है। यस, इट्स लाइक जैसे डॉक्टर्स के लिए एक लेट्स से आई डोंट नो कि उसके लिए क्या, जैसे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन है ना, तो इसी तरह इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग काउंसिल है, इसी तरह टेक्नोलॉजी, जितना फर्क एनटीसी और पीईसी में है ना, दोनों ही पाकिस्तान के एक्रेडिटेशन इदारे हैं, दोनों का एक तरह का स्टेटस है, वो एक प्रोफेशन के लिए है, वो उससे मिलते जुलते दूसरे प्रोफेशन के लिए है। तो हम किसी इसको भी ये नहीं कह सकते कि कोई ऊपर है या नीचे है, कोई ऊपर नीचे।
Sydney Accord is equivalent to Washington Accord for technologists. So and Sydney Accord में भी जो knowledge profiles और जो complex problems के जो definitions हैं वो सारी काफी मिलती जुलती हैं, सिर्फ emphasis जो है वो practical side पे है। जो टेक्नोलॉजिस्ट का एम्फेसिस है वो है प्रैक्टिकल साइड पे, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। जब आप कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है और उसकी जो सारी टेक्नोलॉजी है, हम कहते हैं ना यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। सो इंजीनियरिंग मीन डिजाइन, कैलकुलेशंस, टेक्नोलॉजी मीन्स द एक्चुअल हार्डवेयर, द इम्प्लीमेंटेशन। तो इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट दोनों ही तो हर मुल्क के लिए इज अ मस्ट। इंजीनियर नहीं होगा तो डिजाइन, कॉन्सेप्ट्स, इनोवेशन उस तरफ नहीं हम जाएंगे। टेक्नोलॉजिस्ट नहीं होगा तो जितने मर्जी डिजाइन कॉन्सेप्ट्स हो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कैसे जाएं, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, इसी तरह हाउ डज ओबीई अफेक्ट दी एजुकेशन। अच्छा, ओबीई बेस्ड एजुकेशन सिस्टम और नॉन ओबीई बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में एक वर्ड में अगर आपने फर्क देखना है तो सिर्फ फर्क है स्टैंडर्ड्स का, कि उसमें स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है। जैसे एक न्यूट्रिशनिस्ट है ना, न्यूट्रिशनिस्ट की जो डाइट है और जो नॉन न्यूट्रिशनिस्ट की डाइट है उनमें दोनों में फर्क सिर्फ ये होता है कि न्यूट्रिशनिस्ट की डाइट में डिफाइंड होता है कि आपने इतनी कार्ब लेनी है, इतनी प्रोटीन लेनी है, इतने फैट्स लेने हैं, इतना ये लेना है, इतना विटामिन लेना है, वो सारा कुछ डिफाइंड होता है। स्टैंडर्ड्स डिफाइंड होते हैं, ठीक है, वैल्यूज डिफाइंड होती हैं, केपीआईज डिफाइंड होते हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही खाना खा लें तो वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जितना मर्जी जब मर्जी खाएं, जितना मर्जी खाएं, कम खाएं, ज्यादा खाएं, जो मर्जी करें, ये फर्क है। तो ओबीई एजुकेशन और सिंपल एजुकेशन में सिर्फ ये फर्क है कि उसमें स्टैंडर्ड्स हैं डिफाइंड और उसमें। तो व्हाट डज स्टैंडर्डाइजेशन मीन? स्टैंडर्डाइजेशन मीन कि यू सेट द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि भाई मेरा स्टैंडर्ड ये है, ए ग्रेड देने का क्या स्टैंडर्ड है, इतने मार्क्स हो, या क्लास में टॉप इतने परसेंट में आए वो बच्चा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टर्म्स है तो सारे फेमिलियर है जी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मींस कि आप मिसाल के तौर पे एक क्लास, एक बच्चे का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप उसके कई लेवल्स के लिए मिसाल तौर पे पास होने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि उसके ओवरऑल कोर्स में 50% या उससे ज्यादा मार्क्स है। ए ग्रेड लेने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि उसके 85% या 86% से ज्यादा मार्क्स है, ठीक है। इसी तरह पूरी क्लास का कोहोर्ट लेवल पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये है कि उस पूरे कोर्स में अगर 50% से ज्यादा लोग पास हो गए हैं तो ओवरऑल वो कोर्स एक सक्सेस स्टोरी समझा जाएगा। हर चीज का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। अच्छा, आइडेंटिफाइज द वेज ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, ये है किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के स्टेप्स। स्टेप नंबर 3, तो हम एजुकेशन सिस्टम में क्या करते हैं, लर्निंग द टेक्सोनॉमी एंड एवेल्युएशन रूब्रिक्स, ठीक है, सॉरी लर्निंग टेक्सोनॉमी एंड एवेल्युएशन रूब्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपने रिक्वायरमेंट्स, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पीएलओ रिक्वायरमेंट ये है कि आपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो स्टूडेंट में एम्बेड करने हैं, और उस एट्रीब्यूट को एम्बेड करने के लिए आप वेज क्या है, वेज ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, वो पीएलओ एम्बेड कैसे करना है, वो उसके कैरेक्टर में इंजीनियरिंग नॉलेज कैसे लेके आना है, ठीक है। उसके अंदर आप लर्निंग टेक्सोनॉमी और एवेल्युएशन रूब्रिक्स, ये असेसमेंट के अंदर होगा। कोर्स लर्निंग आउटकम्स, ये करिकुलम के अंदर होगा। स्टेक होल्डर्स इनपुट, ये पॉलिसीज में आएगा। यानी मैंने बताया था ना कि एक एजुकेशन सिस्टम के 4 इंग्रेडिएंट होते हैं, कोचिंग, असेसमेंट, पॉलिसीज और करिकुलम। तो जब करिकुलम आएगा तो उसमें सीएलओज इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब असेसमेंट आएगी तो उसमें लर्निंग टेक्सोनॉमी और ये चीजें, स्टेक होल्डर्स पॉलिसीज को अफेक्ट करेंगे, और फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोचिंग में आ जाएगी, क्योंकि कोचिंग के लिए आपको क्लासरूम भी चाहिए और उस क्लास में एक टीचर भी चाहिए। अच्छा जी, चूज द बेस्ट पॉसिबल वेज टू इनिशिएट द सिस्टम, उसमें क्या होगा, असाइन द लर्निंग टेक्सोनॉमी एंड एवेल्युएशन रूब्रिक्स। पहले तो यह है कि आपके पास है पॉसिबल एवेल्युएशन रूब्रिक्स एंड पॉसिबल टेक्सोनॉमीज। जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम टेक्सोनॉमी का नाम सबने सुना हुआ है,
लर्निंग की टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी मींस कि हाउ डू यू कैटेगराइज लर्निंग, हाउ डू यू कैटेगराइज लर्निंग। अच्छा, अब लर्निंग की टेक्सोनॉमी, 3 तरह की लर्निंग है जी। वो कहता है, एक है जी अफेक्टिव डोमेन लर्निंग, एक है कॉग्निटिव डोमेन लर्निंग, एक है साइकोमोटर डोमेन लर्निंग। जो कॉग्निटिव डोमेन है दैट इज मोस्ट रेलिवेंट टू योर लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। अब इंजीनियरिंग में ज्यादातर लॉजिकल थिंकिंग है, तो आपके कोर्सेज में ज्यादातर कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव डोमेन में भी 6 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल है कि आप कोई चीज रिमेंबर कर लेते हैं, जस्ट यू रिमेंबर समथिंग, इट इज लर्निंग। सेकंड लेवल, you understand something, it is learning, but it is a higher level learning. Then the third level is you learn to apply that knowledge to the practical application या to the solution of a problem. That is the third level of learning. ठीक है, आपने एक चीज रिमेंबर की, अंडरस्टैंड की, फिर उसको अप्लाई किया प्रॉब्लम्स के ऊपर। फोर्थ लेवल इज टू बी एबल टू एनालाइज, जस्ट अप्लाई भी नहीं, अप्लाई करने के बाद यू आर एबल टू एनालाइज कि ये सही अप्लाई हुआ है, गलत अप्लाई हुआ है, इससे बेहतर भी अप्लाई, ये अप्लाई, यानी ये उससे अगला लेवल है कि यानी एनालाइज का मतलब है कि यू आर एबल टू एनालाइज कि ये जो अप्लाई किया मैंने किसी चीज को इस प्रॉब्लम के ऊपर, तो अगर मैं फलां चीज चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, फलां पैरामीटर चेंज। मिसाल के तौर पे मैंने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ की बेस पे पेंडुलम डिजाइन कर दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी लेंथ चेंज करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और इस पेंडुलम के जो बॉल है उसका मैस चेंज करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। इसको मैं डिफरेंट एनालिसिस कर रहा हूँ, और वो सारा एनालिसिस किसकी बेस पे हो रहा है, उसी ग्रेविटेशनल न्यूटन के लॉ की बेस पे जो मैंने अप्लाई करके एक पेंडुलम डिजाइन किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अवैल्यूएट का मतलब है कि दिस इज वन स्टेप अबव एनालिसिस, कि आपने एनालिसिस तो कर लिया। एनालिसिस का मतलब है ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। अब जो होगा क्या वो अच्छा है या बुरा है, ये एक हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है कि लेंथ चेंज करने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्या मुझे टाइम पीरियड ज्यादा वाला पेंडुलम चाहिए या कम वाला पेंडुलम चाहिए। मैं उसको पेंडुलम को एसोसिएट कर रहा हूं उसकी उस पेंडुलम की यूटिलाइजेशन के साथ, एंड आई एम एबल टू आर्ग्यू कि वो बेहतर है या नहीं बेहतर। फिर तीसरा छठा लेवल है कॉग्निटिव लर्निंग का, टू डिजाइन। डिजाइन का मतलब है कि आप कोई चीज जो है, एक प्रॉब्लम है, उसका जो सॉल्यूशन है वो आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे डिजाइन कर रहे हैं। अब डिजाइन में सारी चीजें आती हैं। डिजाइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजाइन करने के लिए यू हैव टू हैव सम नॉलेज दैट यू हैव रिमेंबर्ड, एंड यू हैव टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट नॉलेज। You are able to apply that knowledge to solve that problem. You are able to analyze कि मैं solution इस तरह अप्लाई करूं, इस तरह अप्लाई करूं, कैसे अप्लाई करूं, कौन सा solution बेहतर है। डिजाइन पहले, वैल्यूएशन लास्ट। हाँ, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में ये ट्विस्ट है। शुरू में जो बिल्कुल ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें वैल्यूएशन लास्ट पे है, लेकिन जो बाद में रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें डिजाइन छठे पे चला गया, तो इट डज नॉट मैटर। तो क्योंकि नहीं, डिजाइन क्योंकि क्रिएट में आता है, तो इसलिए शायद इट वाज रिवाइज्ड लेटर ऑन। जो ओरिजिनल थी उसमें आपकी बात ठीक है कि इवैल्यूएट लास्ट में था, क्योंकि वो कंपैरिजन है। ओवरऑल आपने डिजाइन भी कर लिया, क्रिएट भी कर लिया, डिफरेंट सॉल्यूशन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन बाद में किसी ने क्या जी कि क्योंकि डिजाइन में क्रिएशन आ जाती है तो क्रिएटिविटी इज शुड बी एट द टॉप। तो वो एक, इसमें हम बहस नहीं कर सकते कि कौन सा सही है कौन सा, जैसे मर्जी आप चूज करें। अच्छा, उसके बाद साइकोमोटर डोमेन है कि आपकी जो फिजिकल मसल्स है, ये सारा कुछ तो है ब्रेन से रिलेटेड। साइकोमोटर डोमेन ये कहती है कि आपका कोई स्किल है, उसको आप फिजिकली किस तरह से उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे सर्किट में लाना है, सर्किट जोड़ना है, सॉल्डरिंग करना है, कोई और आपने इम्प्लीमेंटेशन किया हार्डवेयर की। साइकोमोटर डोमेन इंजीनियरिंग में हाई लेवल साइकोमोटर डोमेन नहीं होती, ज्यादातर गाइडेड रिस्पॉन्स होता है। लैब्स के अंदर साइकोमोटर टेक्सोनॉमी अगर आप बहुत हाई सेट कर देंगे, साइकोमोटर के भी 6-7 लेवल है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि देखिए साइकोमोटर हाईएस्ट होगी, कोई अगर डांस का प्रोग्राम है, कराटे का प्रोग्राम है, ठीक है। अब उसके अंदर प्रिसीजन है कि आप, एक जो कराटे वाला है उसने
कितनी वेलोसिटी से अपना ये हाथ उठाया और कितनी वेलोसिटी में लाके इम्पैक्ट कैसे किया और वो ईंटें टूटी या वो जो भी टाइल्स थी वो कैसे टूटी, वो पूरी एक प्रिसीजन साइंस है। ठीक है, हमारा क्या है कि गाइडेड रिस्पॉन्स, हम गाइड कर देते हैं बच्चे को और वो गाइडेंस के लिहाज से रिस्पॉन्ड कर देता है। तो ज्यादातर जो हमारी जो लैब्स में साइकोमोटर डोमेन की लर्निंग है वो लो लेवल। इसी तरह अफेक्टिव डोमेन लर्निंग है। अफेक्टिव डोमेन अगर कोई रिलीजियस स्टडी का प्रोग्राम है, अगर कोई एथिकल स्टडी का प्रोग्राम है, अगर कोई सोशल साइंस का प्रोग्राम है, उसमें अफेक्टिव डोमेन कैन बी वेरी हाई। लेकिन इंजीनियरिंग में हमारे पास दो या तीन लर्निंग आउटकम्स है जिसको हम अफेक्टिव डोमेन में लेके जाते हैं। जैसे एथिक्स है, एथिक्स इज रिलेटेड टू योर एटीट्यूड। अफेक्टिव, ये सारी आपके थिंकिंग के आप समझ लें कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग है। एक आपकी टाइप ऑफ थिंकिंग है कि हाउ मच एफिलिएशन यू हैव टू विद समथिंग, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। एक है कि हाउ डू यू डेमोन्स्ट्रेट विद योर फिजिकल मसल्स, दैट इज साइकोमोटर डोमेन। एंड माइंड दिस कि एक चेस का जो प्लेयर है ना और दूसरा एक रनर है, एथलीट है, हम शायद ये सोचते हैं कि यार चेस में तो बहुत दिमाग इस्तेमाल होता है, भागने में दिमाग इस्तेमाल नहीं होता, भागने में भी उतना ही दिमाग इस्तेमाल होता है। अगर जो रनर है उसके दिमाग की जो कोऑर्डिनेशन है, ही इज कोऑर्डिनेटिंग सो मेनी मसल्स टुगेदर इन सच अ रिदम, उसके लिए दिमाग के अंदर कैलकुलेशंस लगती हैं जो कि हम उस तरह से फील नहीं कर पाते जिस तरह से हम चेस की कैलकुलेशंस को फील करते हैं, क्योंकि वो लिटरल कैलकुलेशन है। लेकिन साइकोमोटर में भी आपका दिमाग, थिंकिंग सब इस्तेमाल होता है। यानी वो एक जो ओलंपिक्स में दौड़ा है, अगर आप उसके दिमाग के ऊपर प्रॉब्स लगाएं तो इज हाईली फंक्शनल ड्यूरिंग रनिंग। इसी तरह चेस के प्लेयर का हाईली फंक्शनल, लेकिन टाइप ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, टाइप ऑफ कैलकुलेशंस डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आपके कंट्रोल सिस्टम किसी की फील्ड है तो दे वुड नो कि मतलब कितना हाई लेवल का कंट्रोल सिस्टम है हमारे दिमाग के अंदर, जो मसल्स को किस तरह से कोऑर्डिनेट करवा रहा है। और कोऑर्डिनेशन में परफेक्शन जब आती है तो वही बंदा, उसकी दो ही टांगे हैं लेकिन वो इतना तेज दौड़ता है कि बाकी सारे दो टांगों वाले उससे काफी पीछे रह जाते हैं, हालांकि उनके पास भी उतने ही रिसोर्सेज हैं। सर एक सवाल आता है यहाँ पे, शायद आप आगे पीएलओस की बात करते हैं तो मैं वेट कर लेता हूँ। नहीं आप सवाल करें। सर अभी हम आईटी में हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का विजिट हुआ और उसमें हमारी एक लैब में एक सीएलओ के अगेंस्ट साइकोमोटर का भी डिफाइंड था, ग्रुप टैक्सोनॉमी, और साथ C4 या C3 था कुछ ठीक है, था। एक ही सीएलओ में तो उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया कि आप सिर्फ पी साइकोमोटर्स रखेंगे लैब में, बाकी आप निकाल दें कॉग्निटिव के। तो ये हमें थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि अब सिग्नल सिस्टम्स की लैब है, मैटलैब करा रहे हैं, उसमें हमेशा बिल्कुल सर्किट नहीं है। हाँ। वाज इट रॉन्ग? नहीं, मैं उसकी सिर्फ देखें, इसकी सिर्फ जस्टिफिकेशन आपने देनी है कि व्हाई इज C4 देयर, बिकॉज आप रेलेवेंट एक्टिविटी को कोड करें कि दिस इज लैब एक्सपेरिमेंट 3, लैब एक्सपेरिमेंट 4, इसमें जो रिक्वायर्ड एक्टिविटी है फ्रॉम द स्टूडेंट, इट रिक्वायर्स कॉग्निटिव थिंकिंग। तो इसीलिए उसका जो टेक्सोनॉमी लेवल है वो C4 है कि वो उसको एनालाइज कर रहा है लैब के अंदर चीजों को यूजिंग मैटलैब वो स्टूडेंट जो है वो किसी चीज को एनालाइज कर रहा है। अच्छा, तो वो और फिर साइकोमोटर का वहां पे जवाब नहीं आएगा बिकॉज दिस यू आर नॉट सेटिंग अप एनी सर्किट, यू आर नॉट सेटिंग अप। अच्छा, उसमें हो सकता है, अब ये अव्वल तो ये कि इसका जो है ना, यू कैन बेसिकली राइट अ रिप्लाई वेरी पोलाइटली कि व्हाई डू यू हैव दैट टेक्सोनॉमी। ठीक है, सो और योर थिंकिंग कैन बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। आफ्टर दैट ऑफ कोर्स एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड कि ये गड़बड़ यानी किस एंड पे थी, वो आप ट्रस्ट रखें कि वो दे विल अंडरस्टैंड। अपेरेंटली तो वो ऑब्जेक्शन वो कोई बात करके चले, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये ज्यादा इशू ये नहीं है कि पीवी को ओबी का पता नहीं है, ज्यादा इशू ये है कि उनकी एक पर्सनल राय होती है एंड वी रिस्पेक्ट दैट कि यार हम उनकी पर्सनल। हालांकि अभी मैं आपको इधर एक मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, एप्लॉम फॉर पीवी, ये है ना पीवी गाइडलाइंस, एवेलुएटर एप्लॉम एंड डेकोरम। ये मैं न्यू टैब में खोलता हूँ
अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को देखें तो इसको आप अगर गौर से पढ़ें, अपीयरेंस वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, ग्रेशियस, उसकी जो स्पीकिंग है वो थोड़ी सी मतलब पोलाइट हो, थोड़ी सी मतलब ग्रेशियस हो, यानी कि वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि गिविंग हो, इम्पार्शियल, कंपोजर, वो गुस्से में ना आए, वो उसका ऊपर नीचे उसका लहजा ना हो, इंडस्ट्रियस, पेशेंट, पोलाइट, इंक्विजिट, इक्वालिटी, पंक्चुअलिटी, ऑब्जेक्टिव्स, एनालिटिकल, ऑनेस्टी, मीनिंग एंड ये सबसे ज्यादा कि ये नहीं करना, जाके किसी को ये नहीं करना ये तुमने क्या किया। सर मैं फिर आपकी बात कर रहा हूँ, पीसी की सारे प्रोसेस में खुद सीख गए। हमें क्या है कि हमारे सिस्टम का एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, लेकिन पीसी की सारे प्रोसेस में सीख गए नहीं है। जैसे ये पीबीआर की मिस्टेक करता है, हाँ ठीक है, अब हमने भी अपनी फीडबैक दी, अब या अगर हम ठीक हैं या अगर पीबी ठीक है, अगर उसकी सीखी हो तो पीबी किसी नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में जाके वो गलती दोबारा नहीं करे। वो नहीं हाँ पीबी को वो कोई वो अगले इंस्टीट्यूट में जाके कोई नहीं आपको इंशाल्लाह ताला 3-4 साल ज्यादातर जब तक मैच्योर नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ, अभी भी बहुत सारे पीवीज गायब हो गए, ऑब्सोलीट कर दिए हैं पीसी ने, और आगे भी करते रहेंगे। पीसी का एक रिप्रेजेंटेटिव और एक कन्वीनर, सर गाइड करना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। गाइड से मुराद है कि वो दोबारा किसी विजिट पे जाते ही नहीं है, उनकी करेक्शन होनी चाहिए। हाँ गाइड किया जाता है कि हाँ भी गाइड तो गलत था, इनका हाँ इंस्टीट्यूट का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था, ये नहीं हाँ इस लेवल पे गाइड नहीं करेंगे वो उन्हें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब वो आपकी एक गलती निकाल के गए हैं, जैसे आपने बताया आपकी एक गलती निकाली है और वो गलती गलत है, वो पीसी पीवी को नहीं कहेगी कि आपने फलां विजिट में फलां गलती गलत निकाली थी, ये नहीं कहेगी, लेकिन उसको पीवी बनाने से पहले उसकी पूरी ट्रेनिंग हुई है। मेरी 2 ट्रेनिंग हुई है, 4-4 दिन की ट्रेनिंग है। अब उसको पूरा ट्रेन किया है, उसे बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर भी वो गलत कर ही जा रहा है, तो फिर ही डज नॉट डिजर्व टू बी पीवी। सॉल्यूशन नहीं है, ये उसको रेक्टिफायर होनी चाहिए थी। जैसे जब नहीं वो उसमें फिर देखे इसमें 2-3 एलिमेंट है। नहीं 4 दिन की ट्रेनिंग दी है आपने, उसको दिया इन्वेस्टमेंट दिया, उसका टाइम आपने दिया है, अपना टाइम दिया, पैसे भी उसके बाद आप कहेंगे ट्रेनिंग में ये काम नहीं किया, आप उसको निकाल देते हैं। नहीं ये काम नहीं किया, मतलब मैं इसको इतना मैं आपको बताता हूँ, ताकि वो फर्ज करें मिसाल तो अपने इंस्टीट्यूट में जाके वो अपने करेगा, वो बेशक देखे अपने इंस्टीट्यूट में तो जो कोई करेगा उसकी अपनी क्रेडिटेशन इफेक्ट होगी, ठीक है, लेकिन दूसरे के इंस्टीट्यूट में जाके करना दिस इज नॉट टॉलरेबल। यानी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो इस चीज को टॉलरेट नहीं करती कि कोई जो पीवी है वो अगेंस्ट द मैनुअल या मैनुअल को नीचे रखे और अपनी पर्सनल राय को ऊपर रखे और अपनी ट्रेनिंग को इग्नोर करे और फिर जाके इंस्टीट्यूशन फिर क्योंकि पीवीबी यार एक एक्सट्रीम प्रोफेसर होता है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, तो इंजीनियरिंग काउंसिल कभी भी प्रोफेसर को ये नहीं कहेगी कि तुमने गलत किया। हाँ ये है कि और उसको कभी नोटिस नहीं आएगा, उसको लेटर नहीं आएगा कि यू आर नो लॉन्गर अ पीवी, ना उसको कभी ये लेटर आता है कि यू आर नाउ अ पीवी, वो जस्ट उसको ये कम्युनिकेशन, हाँ पीवी की कम्युनिकेशन हो जाती है क्योंकि वो मीटिंग में डिसीजन होता है उनकी, लेकिन वो पीवी को कभी कॉल नहीं आएगी कि फलां यूनिवर्सिटी का विजिट है तो सर आप हमारे पास आ जाएं, ना ही उसको ये लेटर जाएगा। पीसी इज वेरी प्रोफेशनल अबाउट रिस्पेक्ट, वो कभी भी किसी भी प्रोफेसर को किसी भी फैकल्टी मेंबर को डिसरिस्पेक्ट तरीके से ट्रीट नहीं करेगी, कभी उसको ये लेटर नहीं जाएगा कि सिंस यू हैव डन दिस, तो या तो अपने आप को करेक्ट कर लें या आपको पीवी से हटा देंगे, या ना ये लेटर जाएगा कि अब आप पीवी नहीं है, ये लेटर नहीं जाएगा कि अब आप पीवी नहीं है। हाँ ये जरूर होगा, उनको इंटरनली पता होगा कि यार ये बंदा यूनिवर्सिटी में जाता है तो इस तरह की गलतियां निकाल आता है, इसको अवॉइड करें। जो दूसरे पीवीज हैं जो अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं उनको आप विजिट पे भेजें, तो उस तरह से फिर ये चीजें इस तरह से मैनेज हो जाती है। अच्छा अब ये देखें, अब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर बेस्ड लैब होती हैं इसकी जो इवैल्यूएशन होती है ये क्या साइकोमोटर डोमेन में हो सकती है? देखिए डोमेन इसका डिफाइंड मैनुअल नहीं करता, मिसाल के तौर पे जो सॉफ्टवेयर बेस्ड लैब है खास तौर पे
उसको कुछ लोग कॉग्निटिव में लेते हैं, कुछ लोग साइकोमोटर में लेते हैं। तो दोनों चीजें ठीक हो सकती हैं अगर आपकी जस्टिफिकेशन ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल है ना। सॉफ्टवेयर क्या है? एक टूल है। अब अगर आप उस टूल को यूज किस तरीके से कर रहे हैं, अगर आप बच्चे से सवाल इस तरह के पूछ रहे हैं और एक्टिविटी इस तरह की करवा रहे हैं जिसमें कॉग्निटिव डोमेन ज्यादा हैवी है, तो आप उसका रूब्रिक जो है या उसका जो CLO है, उसका जो टेक्सोनॉमी है वो कॉग्निटिव रख सकते हैं, एंड नोबडी कैन ऑब्जेक्ट दैट एज लॉन्ग एज यू हैव द एक्सप्लेनेशन। और आपने उसको अपनी बोर्ड ऑफ स्टडी में डिस्कस किया हो सकता है, आपने अपने फैकल्टी मेंबर से डिस्कस किया हो सकता है। देन अगर आप उसी सॉफ्टवेयर को साइकोमोटर में लाना चाहते हैं कि नहीं यार हमने देखना है कि ये 5 मिनट में इतना कोड लिख लेता है, तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू साइकोमोटर डोमेन के। और दूसरा, मैं इसको एक गाइडेड रिस्पॉन्स कि मैंने उसको कहा है कि राइट अ प्रोग्राम और इस तरह से राइट करना है, तो क्या ये उस तरह से राइट अ प्रोग्राम कर लेता है? तो उसमें उसके साइकोमोटर स्किल्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी असेसमेंट कैसे हो रही है। तो टेक्सोनॉमी जो है दैट मस्ट बी रिलेटेड टू दी असेसमेंट, कि अगर आप उस एक्सपेरिमेंट से, लैब एक्सपेरिमेंट से ये असेस करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोग्राम लिख लेता है या नहीं लिख लेता, या फिजिकली कंप्यूटर पे कुछ कंप्यूटर ऑन ऑफ कर लेता है, कोडिंग कर लेता है, तो फिर वो साइकोमोटर डोमेन में आएगा। अगर आप उस लैब से ये असेस कर रहे हैं कि स्टूडेंट कोई चीज एनालाइज कर लेता है, या स्टूडेंट किसी चीज को अप्लाई कर लेता है, या स्टूडेंट किसी चीज को सॉल्व कर लेता है यूजिंग अ प्रोग्राम, तो फिर वो कॉग्निटिव डोमेन में आ जाएगा। यानी ये आप लोगों की असेसमेंट पे डिपेंड करता है, दैट शुड बी कंसिस्टेंट। अच्छा, निट पिकर, रिसीविंग गिफ्ट, आस्किंग फॉर फेवर, ये अगर आप इसको पढ़ें और फिर आप देखें कि कितने परसेंट जो बॉडी लैंग्वेज, इवन बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनरीजनेबल डिमांड, और ये तो एप्लॉम्ब है, इसके अलावा भी गाइडलाइंस मौजूद हैं। इन गाइडलाइंस के अंदर आप देखें तो इसमें ये था बड़े अरसे से पीछे नहीं जाता है, हम एक फीडबैक फॉर्म बनाया उन्होंने, हाँ, और नहीं इंस्टीट्यूट को दिया नहीं होता था। अच्छा हाँ, वो अच्छा अभी वो परफॉर्मा जो है ना PV लेवल पे है। अब हम जाते हैं ना विजिट पे, तो हमसे वो फीडबैक लेते हैं कि आपके साथ जो PV थे वो कैसा बिहेव कर रहे थे, या एक दूसरे से और कन्वीनर से भी लेते हैं फीडबैक। लेकिन हाँ, आपकी बात ठीक है कि इन दी एंड वो इंस्टीट्यूशन को भी जाया करेगा, जब तक ये इंस्टीट्यूट फीडबैक नहीं देगा एग्जैक्टली आपको नहीं पता चलेगा। ये आपकी बात ठीक है, और ये हो जाएगा, ये बहुत जल्द हो जाना है कि इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं या डीन है, they will fill the performa and give back to the, उनके साथ जो रिप्रेजेंटेटिव आया होता है ना उसको देंगे, तो ये होगा। तो असल पर्पस है क्वालिटी और स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जाना, और इसके अंदर ये खास तौर पे मेंशन किया हुआ है कि आपने निट पिकिंग नहीं करनी, आपने किसी को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करना, आपने किसी को ये नहीं कहना तुमने ये क्या किया। आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना, आपको सही आइडिया होगा कि वाकई यार इंजीनियरिंग काउंसिल जो है दे टेक केयर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस राइट्स एंड इंस्टीट्यूशंस प्रेरोगेटिव्स। अच्छा, ये सारा कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन निकाल रहा हूँ, अब पब्लिक एक्सेस है। आज की ट्रेनिंग का जो मेन हाईलाइट है ना वो ये है कि आपको ये बताना कि ये सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है, इसको एक्सेस करें, इसको स्टडी करें, यू विल बी द चैंपियंस ऑफ OBE। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे सिस्टम की अगर आपने एफिशिएंसी और इम्पैक्ट चेक करना है तो उसके दो तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली आप स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं, कोर्स कैसा था, टीचर ने कैसा पढ़ाया, सिलेबस ठीक था नहीं ठीक था, क्या था वो था, क्वेश्चन। अच्छा, इंस्ट्रक्टर से फीडबैक ले सकते हैं, स्टूडेंट कैसे थे, क्लास में फैसिलिटीज कैसी थी, कोर्स कैसा रहा, ये कैसा रहा। एम्प्लॉयर से फीडबैक ले सकते हैं कि आपके पास जो हमारे जो ग्रेजुएट आपके पास काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप करने आए हैं, वो कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वगैरह वगैरह। एलुमनाई से फीडबैक ले सकते हैं कि आप ग्रेजुएट करके गए, आपको क्या मुश्किलात पेश आई, क्या चीजें जो हमने आपको सिखाई वो अच्छी थी, क्या बुरी थी। फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट फीडबैक ले सकते हैं कि अभी आप ग्रेजुएट हो गए हैं, जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, तो अभी आप क्या मतलब इससे डिफरेंट तरीके से मुख्तलिफ PLOs के बारे में पूछ सकते हैं कि आप समझते हैं कि आपने लर्न कर लिया है, या आप समझते हैं कि हमारी कोई कमी रह गई है,
या क्या सजेशन हैं, या इस तरह से ये सब तमाम फीडबैक जो फॉर्म्स हैं वो दिस इज पार्ट ऑफ सिस्टम डिजाइन। अगर आप किसी मैनेजमेंट की क्लास में जाएं और उनसे पूछें जी कि मैंने एक इंस्टीट्यूशन या प्रोग्राम डिजाइन करना है या कोई बिजनेस डेवलप करना है, तो ये 6 स्टेप्स बिजनेस डेवलपमेंट के भी हैं कि मैंने एक पापड़ बेचने हैं अगर, तो मैं पहले डिसाइड करूंगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है उस पापड़ सेलिंग एक्टिविटी से। फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे पास किस किस तरीके के पापड़ बनाने की ऑप्शंस हैं, फिर उसमें से बेस्ट पापड़ किस तरह का है, फिर मैंने जाके उसको इम्प्लीमेंट किया या जो भी किया, उसके बाद मैं फीडबैक देखूंगा कि कौन सा पापड़ किस टाइम पे किस दिन पे ज्यादा बिकता है, कौन सा नहीं बिकता, कम बिकता है, क्या होता है, और उसके बाद फिर मैं उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाऊं। सो ये ओबी छोड़ दे, आप अपनी लाइफ में इन 6 स्टेप्स को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डोमेन के अंदर। स्टेप 5 जो स्टेप 5 का पार्ट 2 है दैट इज डायरेक्ट एंड एलुमनाई की एवरेज इनकम क्या है, दिस इज डायरेक्ट मेजर। एक तो है ना उसको उनकी फीडबैक इनडायरेक्ट है। अगर आपके एलुमनाई ज्यादा अर्न कर रहे हैं दिस इज डायरेक्ट फीडबैक टू यू। उनका सीजीपीए अच्छा आ रहा है, डायरेक्ट फीडबैक। अटेंडेंस क्लास की अच्छी चल रही है, लोग इंटरेस्ट से क्लास में आ रहे हैं, डायरेक्ट फीडबैक। और क्लासें हेल्ड हो रही हैं, डायरेक्ट फीडबैक। रिसर्च आउटपुट आ रही है, पेपर पब्लिश हो रहे हैं, ग्रांट्स विन हो रही हैं, डायरेक्ट फीडबैक। एमओयू साइन हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स हो रहे हैं, पार्टिसिपेशन चल रही है, तो ये डायरेक्ट है, ये मेजरेबल है, ये सब कुछ मेजरेबल है। तो ये सारा कुछ आप जो है वो खुद से कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास ये आ जाता है कि ये पूरा एक CQI का साइकिल है कि आपने स्टेप 5 से जो डाटा लिया है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट, वो पूरा डाटा उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अब एम्प्लॉयर, एलुमनाई, इनके डाटा के एनालिसिस के लिए कई बॉडीज होती हैं, जैसे करियर सर्विसेज ऑफिस है या इंडस्ट्रियल लाइसेंस ऑफिस है, वो एम्प्लॉयर और एलुमनाई फीडबैक वगैरह का एनालिसिस करता है। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड्स, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे अपने सिस्टम में कि ये होगा तो मैं मानूंगा कि हो गया है, ये पास है, ये फेल है। फिर आइडेंटिफाई करेक्टिव मेजर्स, कि स्टैंडर्ड्स मीट हो गए हैं तो करेक्टिव मेजर, स्टैंडर्ड्स अगर मीट हो रहे हैं और एक्सीड हो रहे हैं तो करेक्टिव मेजर क्या होगा, अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करें, रेज योर स्टैंडर्ड्स, बी अमंग द टॉप टियर यूनिवर्सिटीज। और अगर स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहे तो करेक्टिव मेजर क्या होगा, कि जहां पे मीट नहीं हो रहे वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे वेयर वी वेंट रॉन्ग, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत थी या उन एक्सपेक्टेशंस की बेस पे जो हमें कुछ टास्क करने थे वो गलत थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह से अक्सर ये जो यूनिवर्सिटीज है वो कहती हैं जी कि सिंस हमारा वो मीट हो गए सारे KPIs तो देयर इज नो करेक्टिव मेजर। तो वहां पे भी दिस इज अ वीकनेस इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द CQI। CQI मींस कंटीन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इसमें कोई इफ एल्स नहीं है। कंटीन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, नहीं, ऐसे नहीं है। कंटीन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट मींस कंटीन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अगर स्टैंडर्ड मीट हो रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट, अगर स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहे तो प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट। आइडेंटिफाई रेलेवेंट बॉडीज, जैसे बोर्ड ऑफ स्टडीज है, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड आजकल मस्ट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्टडीज है, बोर्ड ऑफ फैकल्टी है, आपके एकेडमिक काउंसिल है। और क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में रिसर्च और वो थोड़ा एलिमेंट उसका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आप मास्टर्स लेवल प्रोग्राम पे OB इंप्लीमेंट करें तो देन यू विल इन्वॉल्व द बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च एज वेल। implement the corrective actions, ठीक है, and then again collect new data and then again repeat।